नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। एनएफसीआई एक ऐसा नाम है जो होटल मैनेजमेंटिंग के क्षेत्र में यानी होटल मैनेजमेंटिंग से जुड़ी हुई जितनी भी शिक्षा प्रणाली है उसको बढ़ावा देने के लिए करीब 35 साल से काम कर रहा है। देश भर में करीब 20 से ज़्यादा इनके कैंपस हैं और ये कैंपस कैसे काम करता है, कैसे जो बच्चे हैं हमारे नॉर्मल फैमिली से आते हैं, साधारण परिवारों से आते हैं, जिनकी इच्छा होती है कि वो होटल मैनेजमेंटिंग से जुड़ें और अपने मुकाम तक पहुँचें, तो ये ग्रुप कैसे उन छात्रों से कनेक्ट होता है, कैसे उनको शिक्षा प्रदान करता है और कैसे उनके भविष्य में चार चांद लगाता है, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एनएफसीआई के डायरेक्टर अंजना जोशी मैम है, संजीव कश्यप जी हैं, दोनों का पंजाब केसरी टीवी में बहुत स्वागत है। मैम, पहले तो आप एनएफसीआई के बारे में बताइए कि क्या है ये और ये कैसे काम करता है, क्योंकि चर्चाएं तो बहुत हैं लेकिन हो सकता है बहुत से लोगों को भी जानकारी ना हो कि एनएफसीआई क्या है। एनएफसीआई होटल मैनेजमेंट एंड कलनरी इंस्टीट्यूट है, जिसके अंदर में हम सारे चारों डिपार्टमेंट को सिखाते हैं। फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, देन एफएनबी सर्विस एंड एफएनबी प्रोडक्शन। एफएनबी प्रोडक्शन को हम कुकिंग, बेकिंग, कलनरी स्किल भी बोलते हैं, जिसके अंदर में हम लोग बच्चों को एक अच्छा शेफ़ बनाते हैं, या आप कह सकते हैं अगर एफएनबी सर्विस में जाएंगे तो एफएनबी मैनेजर बनाते हैं, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव बनाते हैं और हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। चारों डिपार्टमेंट इसके अंदर में कराते हैं। लगभग 35 साल, आपने बोला कि 35 साल हो चुके हैं हम लोगों को, और हम लोगों ने करीबन 40,000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं अब तक। और हमारे पास में 16 अवार्ड्स हम लोगों को नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, जो हम लोगों को एनएफसीआई को मिले हैं। बट अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो एन नंबर ऑफ़ अवार्ड्स हर साल करीबन 10 से 15 अवार्ड स्टूडेंट्स को भी मिलते हैं, अलग अलग जगहों से मिलते हैं, तो वो भी बहुत सारे अवार्ड्स हो गए। एंड अगर प्लेसमेंट की बात करें कि हमारे बच्चे प्लेस कहाँ पर होते हैं, तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है हमारा, बच्चों को हम वहाँ पे प्लेस कराते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में 350 का टीम मेंबर है, अलग अलग जगहों पर सेंटर हैं, 20 सेंटर, 21 सेंटर टोटल हैं हमारे। और अभी आने वाले टाइम पे और भी सेंटर्स आ रहे हैं अलग अलग जगहों के ऊपर में। अभी हम 6 स्टेट के अंदर में हैं, पर आने वाले टाइम में हम लोग हर स्टेट में आना चाहते हैं, हर स्टेट में एक सेंटर ज़रूर लेकर आना चाहते हैं। संजीव जी, वैसे तो बहुत सारे ग्रुप हैं होटल मैनेजमेंट को लेकर, तमाम हमने नाम सुने हैं, बट एनएफसीआई की जहाँ तक बात है, जैसे मैम ने बताया 6 स्टेट को हम लोग कवर करते हैं और भी मैम बता रही हैं कि आने वाले दिनों में ग्रुप देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, होटल मैनेजमेंटिंग से जो छात्र जुड़ना चाह रहे हैं या जो चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारा भविष्य उज्जवल है, और एनएफसीआई उनको किस तरीके से, अलग ग्रुपों के मुकाबले किस तरीके से आप उनको कनेक्ट कर रहे हैं? बाकी ग्रुपों के लिए मैं किसी के लिए ये नहीं बोलूँगा कि वो कोई गलत कर रहा है, बट यस, मैं अपनी यूएसपी ज़रूर बता सकता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। बिकॉज़ क्या है कि इस वाले कोर्सेज़ में ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं ना, वो 10th या +2 में कई बार होता है कि उनकी अच्छी स्कोरिंग नहीं आती, एंड उसकी वजह से कई तो ऐसे भी होते हैं, सप्ली आ गई उसकी, अब उसके पेरेंट्स को लग रहा है कि अब मेरी कंपार्टमेंट आ गई, अब मेरा तो फ्यूचर ही ख़त्म है। और बहुत सारे बच्चों की ऐसी रेशियो होती है जिनका कम्युनिकेशन यानी कि इंग्लिश वीक होती है, तो उन बच्चों के लिए हम मेजर लेवल पे ये लेके आते हैं कि भाई हम प्रैक्टिकल पे एक्स्ट्रा फोकस करते हैं। बिकॉज हाथ का हुनर है, कुलनरी पे हमारे पास मेजोरिटी जो बच्चा है वो 70% बच्चा कुलनरी पे है, यानी कि जैसे मैडम ने 4 डिपार्टमेंट बताए, उसमें से एक डिपार्टमेंट है फूड प्रोडक्शन, जिसमें हम कुकिंग, कुलनरी, ऑल टाइप ऑफ फूड हम सिखाते हैं, बेकरी भी सिखाते हैं। तो उसके अंदर हम मेजर बच्चे को इनरोल करते हैं, और उसमें सम टाइम अगर आपके 10वीं 12वीं में कम भी स्कोर आया तो वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए कितना फोकस्ड हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो किसी न किसी वजह से डिग्रीज़ नहीं कर पाए, कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, पर लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं। जिसमें मैं एक नाम लेना चाहूँगा, अंडानी साहब कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। आज इंडिया में आपको मेरे को उनका इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है। सचिन तेंदुलकर, क्वालिफिकेशन उनका चेक कर लीजिए, बगेन स्किल्ड है उनके पास, स्पोर्ट्स में रहे हैं, उनका भी इंट्रो देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसी अगर मैं हॉस्पिटलिटी में बात करूं तो एन नंबर ऑफ शेफ्स हैं जिनको आप डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो शायद नहीं है उनके पास, बस स्किल के हिसाब से उनको कोई बीट ही नहीं कर सकता। तो उस कंसेप्ट को लेके हमने जो अपना करिकुलम बनाया है तो वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बनाया है, डेली प्रैक्टिकल्स, जिसमें बच्चा सिर्फ फूड बनते नहीं देखता, उसका टेस्टिंग भी करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं खुद बहुत ट्रैवलर हूँ, लेकिन
देखा एक ही है कि जब हम किसी अच्छे से अच्छे होटल में भी चले जाएं, 4 लोग बैठते हैं तो हम मेन्यू का जस्ट पेज टर्न आउट करते हैं, क्या खाना क्या खाना, और गिनती के 4 डिशेज होती हैं जिसको हम रिपीटेशन देते हैं। आई मीन टू से एक 5 स्टार में जाने वाला बंदा भी अगर उसकी सारी डिशेज नहीं चेक कर रहा, तो हमारे पास तो बच्चे बड़े मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो उन्होंने 5 स्टार की तो कई बार शक्ल भी नहीं देखी है, क्या 5 स्टार, वो सपना है। तो हम जो वो डिश बनाते हैं वो 5 स्टार कैटेगरी, 7 स्टार कैटेगरी में जो सर्व होता है वो बनाते हैं, और वो फिर उनको टेस्टिंग भी कराते हैं, ताकि जब वो प्रैक्टिस करें तो उनको उसका राइट ओरिजिनल टेस्ट पता हो। तो उसकी वजह से मैं कह सकता हूँ, मैं बाकी जो संस्थाएं हैं उससे कुछ अलग करने की कोशिश चल रही है, और उसमें रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिलता है बच्चों का। जब 3 महीने के बाद कोई बच्चा आके एक प्रोफेशनल डिश इस तरीके से सर्व करता है कि एक जिसको ना बताया जाए कि ये जस्ट अभी बिगिनर है, और वो कहे यार ये कहाँ से मंगाई है डिश, तो वो हमारा मोटिवेशन होता है जी। एक चीज़ आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही, मुझे लग रहा है ये होटल मैनेजमेंट हो या दूसरे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, वहाँ भी ये चीज़ें अमल करने की बहुत ज़रूरत है, और इस दिशा में सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ कदम बढ़ा रही है। जो आपने डिग्री या फिर प्रैक्टिकल कोर्सेज की बात कही, डिग्री वाकई में मायने नहीं रखती है, और डिग्री वाले हमने देखे हैं कि एक बड़ा ट्रेंड था पहले कि भाई ग्रेजुएशन पास हो जाओ, फिर एक आता था नहीं भैया मास्टर हो जाओ, है ना, देहात क्षेत्र में चले जाओ तो लोगों का सपना होता बीएड बीटीसी कर लो, टीचर बन जाओ। लेकिन डिग्री से इतर एक चीज़ देख रहे हैं कि आजकल साक्षरता दर तो हमारी बहुत ज़्यादा है, बट आपने देखा होगा बड़ा संघर्ष है किसी भी सेक्टर में चलो, चाहे मार्केटिंग का जॉब हो, चाहे दूसरे तमाम वो डिपार्टमेंट हो, डिग्री तो है बट जॉब नहीं है। उसकी शायद यही वजह है कि प्रैक्टिकल चीज़ें ना के बराबर है। लेकिन आपने जो ये मुद्दा उठाया कि हम अपने आप प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस रखते हैं, तो किस तरीके का प्रैक्टिकल है? जैसे कि अब मैंने चाहे मैं कुलिनरी की बात कर रहा हूँ, तो अब वो डेली प्रैक्टिकल होगा, प्रोफेशनल डिश उसके सामने बन रही है, फिर वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, तो स्किल बेस्ड प्रोग्राम हो गया ना। एंड जब अगर उस बच्चे ने जाके रेस्टोरेंट में भी वही काम करना है, या उसको गवर्नमेंट जॉब में चला जाता है, क्योंकि हमारे पास से जो बच्चे निकल रहे हैं वो सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए नहीं जा रहे, आर्मी में जा रहे हैं, क्रूज पे जा रहे हैं, आजकल जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर भी शेफ्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, जहाँ पे एज पर डॉक्टर की प्रिस्क्राइब डाइट को फॉलो करना है, तो वहाँ जाके बनाना तो खाना ही है ना जी, फूड ही बनाना है। तो अगर वो सबसे पहले उसको बनाना आ जाए कि मैं किस कुजीन में बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ, तो आगे तो मतलब उजाला ही उजाला है। अब अगर एक है कि मैंने कहा सिर्फ किताबें पढ़ाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल पे खर्चा आता है बिल्कुल, एंड साथ में हमने एक कॉन्सेप्ट रखा है कि मैक्सिमम आप देखेंगे तो मिनिमम टू मिनिमम 40 to 60 की रेशियो होती है एक क्लास में। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें 60 सीट्स हैं एक क्लास में, हम 15 बच्चे से ज़्यादा नहीं लेते क्लास में। तो क्या होता है अब स्कूल्स में, क्या होता है 40 बच्चे पढ़ते हैं, 45 बाद में उसी के टीचर से ट्यूशन पढ़ने जाते हैं कि नंबर ज़्यादा आ जाए। हमने उस कंसेप्ट को काटा मार दिया, हमने कहा 12-14 बच्चे होंगे, फुल फोकस्ड होंगे, प्रैक्टिकल करें चाहे थ्योरी, हमारा थ्योरी भी है पैरेलली, प्रैक्टिकल 70% है, 30% थ्योरी है, तो वो फोकस्ड हो जाते हैं। वहाँ पे कोई हमने क्लासेस ऐसी नहीं रखी कि भाई ये लास्ट बेंचर है, यू शेप में क्लासेस रखी हैं, तो फैकल्टी का भी सब पे पूरा ध्यान है। तो जब बच्चा फोकस्ड होकर क्लास अटेंड करेगा तो उसको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। तो ये कुछ बेसिक हमने स्टेप्स लिए हुए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। बच्चे इंजॉय करते हैं, जब वो क्लासेस में बैठते हैं तो उनको सबसे पहले तो वो फीलिंग खत्म हो गई कि अच्छा मैं बैक बेंचर हूँ, वो कहते हैं जी मैं फ्रंट पे ही हूँ। और अलग अलग स्टेप्स पे जाके हम बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, जो भी उन्होंने सीखा है। मान लो कि कुकरी कॉम्पिटिशन्स हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे दिल्ली पे हो रहे हैं, वहाँ उनको भेजते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो उन्हें एक अलग मोटिवेशन मिलता है। जब वो वहाँ जाता है और वो एक BHM स्टूडेंट साथ में खड़ा है और वो भी खड़ा है, BHM स्टूडेंट को 2 साल हो गए हैं, उसको अभी 2 महीने हुए हैं, और वो उसको बीट करके आ रहा है, तो वो जो थोड़ी बहुत कमी कर भी रहा होता है ना क्लास में, तो उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। वो कहता नहीं अब और मैंने ध्यान से सीखना है। क्योंकि हमने बच्चे की जब एडमिशन होती है तो हमारी 10 से 15 दिन की इंडक्शन क्लास होती है, जिसमें हम उसको उसके कैरियर के लिए मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, स्पार्क करते हैं कि बेटा ये कोर्स तूने जहस इसलिए नहीं ज्वाइन कर लिया कि तुझे कोई कोर्स करना था। आपने जो 10वीं 12वीं तक किसी भी वजह से अगर स्टडीज़ में पूरा फोकस नहीं किया, या अपने टीचर्स की नहीं सुनी, पेरेंट्स की नहीं सुनी, अब वो टाइम ख़त्म हो गया। आफ्टर दिस कोर्स आपकी रियल लाइफ शुरू होने वाली है, आगे कंपटीशन बहुत टफ है। तो अगर आपको भीड़ में रहना है तो ये आपकी इच्छा है। तो बच्चे सभी बोलते हैं किसी को नहीं भीड़ में रहना, तो नेक्स्ट स्टेप आना है
तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अपने लिए। तो उसके अकॉर्डिंग जी बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है बच्चों का, और 100 आउट ऑफ 80% का मैं स्कोर देता होता हूँ। 10-20% हमारे पास भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम जितना मर्जी समझा लें वो नहीं समझते, लेकिन 80 का स्कोर आता ही आता है हमारा। मैम जैसे सर ने बताया एक बड़ी चुनौती होती है, जैसे हम लोग 10+2 करते हैं, 12th पास हो जाते हैं, तो एक बड़ी चुनौती ये होती है कि आगे क्या करें। कोई तो ग्रेजुएशन करने लगता है ना, कोई इंजीनियरिंग क्षेत्र में चला जाता है, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि चीज़ें मैंने भी बिलीव की हैं कि उनके पास 12th के पास करने के बाद कोई सपने नहीं होता करना क्या है, फिर कहते हैं चलो भैया ग्रेजुएशन ही कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे करना क्या है। तो आपको लगता है 10+2 करने के बाद बच्चों को इस क्षेत्र में आना चाहिए? बहुत ज़रूरी है बच्चों को हॉस्पिटैलिटी में। तो जैसे बचपन में होता नहीं है कि बच्चे को हम बोलते हैं कि ट्रे उठा के लेकर आओ और चलो, हमें बड़ा अच्छा लगता है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है हम लोग भी वैसे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नहीं मत लेकर आओ, कोई बात नहीं, मेड ले आएगी या सर्वेंट ले आएगा। हमें बच्चों को रेगुलर मतलब प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ज़रूरी करानी है, और हम ये प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चा अपने आप ही कभी भी शर्म नहीं महसूस करेगा। कोई भी स्किल हो, अगर घर में एक स्क्रू भी लगाना है तो भी वो लगाएगा, घर में अगर उसको प्लम्बिंग का कोई काम करना है वो भी करेगा, कुकिंग करना है वो भी करेगा, कपड़े धोने हैं वो भी धोएगा। तो हर स्किल के अंदर में बच्चे को बस परफेक्शनिस्ट बनाना होता है और उसको सिखाना होता है कि ये क्यों ज़रूरी है, किस लिए आप कर सकते हैं। तो हमारे पास में अगर मैं कहूँ तो करियर काउंसलिंग के लिए बच्चे आएँ, मतलब उनको लगता है कि मुझे 10th के बाद ही आना शुरू कर दें। वैसे तो अभी देखिए अगर एनईपी पॉलिसी की बात करेंगे तो उसमें तो कहा गया है कि 6th ऑनवर्ड्स आप स्किल के अंदर में आ जाएं, और बहुत सारे स्कूल्स ने, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, सब में, पब्लिक प्राइवेट सब स्कूल्स के अंदर में वोकेशनल स्किल को एंटर करा दिया फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, जिसके अंदर में ये कलनरी का है, ब्यूटी का है, एंड देन एआई बहुत ज़्यादा हो गया है, डाटा एनालिस्ट का है। तो इन सब को आप सिर्फ बुक में मत पढ़िए, आप इनको प्रैक्टिकल कराइए। अब जिन स्कूल्स के पास में किचन नहीं है या उनके पास में ब्यूटी का लैब नहीं है तो वो हम लोगों के पास में आते हैं और हम लोग उन लोगों को इंटर्नशिप देते हैं। तो ऐसे हमारे सारे हिमाचल के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर बच्चे आते हैं फॉर 10 डेज़ का प्रोग्राम के लिए, पंजाब में भी 6 डेज़ का, 7 डेज़ का प्रोग्राम के लिए, और वो बच्चे बहुत अच्छा काम करके दिखाते हैं। बिकॉज़ घर में उनको मम्मी पापा बोलते हैं नहीं नहीं कुकिंग नहीं करना है, लेकिन जब यहाँ आते हैं और यहाँ करके दिखाते हैं, उनकी जो डिश का प्रेजेंटेशन है ऑसम, मम्मी से भी ज़्यादा अच्छा होगा वो प्रेजेंटेशन। जैसे आपने बताया कि 10th करने के बाद भी बच्चे आ सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं ना, जैसे वेबसाइट पे जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कि भैया हमको होटल मैनेजमेंटिंग का कोर्स करना है, लेकिन ज़्यादातर लोग सजेशन में दे देते हैं 10+2 के बाद बैचलर कर लो, BHM जो आपने बताया। तो आप BHM के मुकाबले जो आपने बताया कि हम 2 महीने या 6 मंथ में एज अ सर्टिफिकेट और प्रैक्टिकल के तौर पर उनको तैयार करते हैं, वो कैसे अलग होगा? जैसे आपने पहले अभी शुरू में एक चीज़ बोली थी ना कि मार्केटिंग करने के लिए बच्चे जॉब के लिए जा रहे हैं, उनको मार्केटिंग स्किल के बारे में नहीं मालूम है। क्या होता है, हम लोगों को ना बुक्स तो बहुत अच्छी अच्छी पढ़ा देते हैं, फिलिप कॉटलर की बुक से आप पढ़िए या आप मैनेजमेंट की इस बुक से स्वॉट एनालिसिस के लिए, बट प्रैक्टिकली स्वॉट एनालिसिस होता क्या है वो तो करके बताओ। व्हाट इज मार्केटिंग वो तो करके बताओ। कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर ये चीज़ें हैं क्या, पहले वो चीज़ें उनको सिखानी चाहिए, देन ओनली बच्चा प्रैक्टिकल में आएगा ना। और BHM करना या ग्रेजुएशन करना कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए आपको, बट पहले अपना इंटरेस्ट एकदम जगाओ। व्हाट इज़ योर पैशन, कि अगर आपने 7th 8th में आपको पता चल गया ना मेरा ये पैशन है और मैं इसको फॉलो करूँगा और मैं इसको गेन करूँगा, वो बच्चा 100% अपनी लाइफ में अचीवमेंट पे जाता है। फिर वो चाहे कलनरी हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, मतलब स्किल्स रिलेटेड कोई भी फील्ड हो, सब में जाएगा। और 80% तो हमारा स्किल ही है ना हमारे अंदर में भी, या हमारे घर के अंदर में भी, या हमारे ऑफिस के अंदर में भी। मतलब अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगेन अ स्किल, राइट, हम आपसे बात कर रहे हैं, अगेन अ स्किल। तो जितने भी काम हैं स्किल्स ओरिएंटेड हैं, तो बिना स्किल के तो कुछ नहीं होने वाला है। तो वोकेशनल स्किल के अंदर में प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना बेहतर बनते चले जाएंगे हम। और एक और चीज़ रहती है कि BHM 3 ईयर या 4 ईयर प्रोग्राम जी, उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लिए अफोर्डेबल ही नहीं है। बिल्कुल, 4 लाख 5 लाख एज़ पर द यूनिवर्सिटी, एज़ पर द कॉलेज फीसेज होती हैं। मिनिमम टू मिनिमम भी लेके जाओगे तो 2.5 से 3 लाख फीस है ही है, प्लस 3 इयर्स उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर अगर वो अपनी लोकेशन पे नहीं पढ़ रहा, कहीं और पढ़ रहा है, अपने घर होम टाउन में नहीं उसको सीट मिली, तो उसको रहने खाने का भी एक्सपेंडिचर बेयर करना पड़ेगा।
फैमिली भी छोड़नी पड़ेगी। तो इंडियन कल्चर में बहुत सारी आज भी जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, वो +2 के बाद बच्चों को भेज नहीं पा रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बच्चे के साथ ज़्यादा जुड़े हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। जबकि इस टाइप का जो 1 ईयर प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा प्रोग्राम है, उसमें 50,000 60,000 लाख रुपए तक में कोर्स हो रहा है, आपके होम टाउन में हो रहा है, आप अपना उसके बाद अर्निंग स्टार्ट कर लेते हो, तो पेरेंट्स के लिए भी ईजी है। प्लस जब तक 3 इयर्स करके बच्चा जिस लेवल पे पहुंचता है, ये वाला बच्चा उससे आगे निकल जाता है, क्योंकि ये फोकस्ड है कि भी मुझे जाना कुलिनरी में है। तो ये एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस है अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग। एंड एक ऐसा भी ग्रुप है कि जैसे कि अब एक बच्चा अगर जिसने BHM करना है, तो उसकी इंग्लिश थोड़ी एक बेस्ट लेवल पे होनी चाहिए, उसका कम्युनिकेशन एक बेस्ट लेवल पे होना चाहिए। तो जब हम फिल्टर लगाते हैं, तो अगर 100 बच्चे निकालो जो हॉस्पिटलिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हार्डली 30 निकलेंगे जो BHM की एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो बट अबाउट 70 पीपल, उसकी रेशियो ज़्यादा है, अब वो कहाँ जाएँ? ना वो पैसा खर्च पा रहे हैं, ना उसकी एलिजिबिलिटी पूरी कर पा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उनके लिए जो वोकेशनल प्रोग्राम है, अगर आप गवर्नमेंट पॉलिसी देखेंगे तो 3 मंथ्स के कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं NSDC ने, कि 3 मंथ्स का कोर्स करके आप अपनी जॉब ले सकते हैं। तो हम तो फिर भी हम 1 ईयर का बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 1 ईयर कर लो, 3 मंथ करके भी आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जी। तो जैसे आपने बोला कि पुराना ट्रेडिशन चलता था BA कर लो, बताओ आज की डेट में कितने लोग BA कर रहे हैं, बट फिर भी जो BA कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द ग्रेजुएशन उनको लगता है कि यार गलती कर ली, अब एडमिशन ले लिया, इसको कंप्लीट करें। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि 10वीं 12वीं के बाद आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हॉस्पिटलिटी करें, अपने आप को पहचानें, आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आपका इंटरेस्ट किधर है, उस हिसाब से वोकेशनल में एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से एक है हॉस्पिटलिटी। और जहाँ तक होटल मैनेजमेंट की बात है या इससे जुड़े हुए जितने भी ब्रांचेस हैं, डिपार्टमेंट हैं, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को जानकारी है, खासकर ग्रामीण स्तर पर, कि इसका भी भाई कोई कोर्स होता है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, मैं जब मीडिया में आया तो मेरे घर वालों को जानकारी नहीं थी कि भाई मीडिया के लिए भी कोई कोर्स होता है। और जब मुझे पता था कि मुझे मीडिया में जाना है, लेकिन जब मैं मीडिया में आया तो मुझे ये पता चला कि भाई यहाँ पर डिग्री से काम नहीं होना है, यहाँ प्रैक्टिकल। हमने किताबें पढ़ ली, हमने बड़े बड़े जो पत्रकार हुए हैं, सिद्धांत जिनके हुए हैं, थ्योरीज हुए हैं, हमने सारी पढ़ ली बुकों में, बट हमने कभी कैमरा फेस ही नहीं किया। तो हम कैसे कैमरा फेस नहीं करेंगे तो कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में जिएंगे? काम ही उसी पर है सारा। तो ये बड़ा पॉइंट है और बड़ा तथ्य है, ये हर जगह होना बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल कोर्सेज को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। तो संजीव जी ज़रा ये बताइए कि NFCI का संघर्ष कैसा रहा है, क्योंकि करीब 35 साल हो गए हैं आपको इस क्षेत्र में, कितनी ब्रांचें हैं, कैसे आपने कहाँ से इस यात्रा की शुरुआत की और आने वाला मुकाम क्या है आपका? ये यात्रा तो जी यहाँ जलंधर से ही शुरू हुई थी और बड़े छोटे लेवल पे शुरू हुई थी, जिसमें जब स्टार्टअप हुआ था तो मिसेस बरजिंदर कौर नागपाल एंड मिस्टर परमिंदर नागपाल ने सिर्फ एक हॉबी के बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की स्मॉल स्केल पे, पर वो धीरे धीरे प्रोफेशनलिज्म में कब चेंज हुआ उनको खुद भी नहीं पता लगा, बिकॉज जिस डेडिकेशन के साथ वहाँ पे सिखाया जा रहा था उससे नंबर बढ़ना शुरू हो गए, लेडीज से शुरू हुए, मेंस भी आना शुरू हो गए, प्रोफेशनल कोर्स की डिमांड शुरू हो गई। तो ऐसे करते करते हम पंजाब में फैले, हिमाचल, इस टाइम पे पंजाब में हमारे 8 सेंटर्स हैं, हिमाचल में 7 सेंटर्स हैं, अब हम उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं, देहरादून में, करनाल में हैं, यूपी में लखनऊ एंड वाराणसी, जिसमें कि वाराणसी आपको पता है कि एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान भी है, काशी विश्वनाथ। और सबसे एक उस जगह की खासियत है कि अगर मैं 5 स्टार होटल्स की बात करूं लखनऊ या वाराणसी, क्योंकि यूपी की कैपिटल है लखनऊ, एंड वाराणसी अगर ग्रंथों के हिसाब से देखें तो एक वैल्यू रखता है, तो हॉस्पिटलिटी का एक अच्छा वूम है। तो वहाँ पे हमने ओपन अप किए, कर्नाटका में है, बेलगांव में। तो इस टाइम पे हम 6 स्टेट्स में और 21 सेंटर के साथ डिलीवर कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज एक साल में हमारे पास से 4 से 4,500 हज़ार बच्चा पास आउट होता है, जो स्पेशली 70% कुलिनरी में आता है, 30% अदर डिपार्टमेंट्स में भी आता है, जिसमें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट कोर्स इंडिया एंड अब्रॉड दोनों जगह पे हमारी प्लेसमेंट्स रहती हैं, जिसमें मेजॉरिटी जो हिमाचल के बच्चे हैं, उत्तराखंड के बच्चे हैं, और 90% इंडिया में जॉब चाहते हैं। तो हम 4 स्टार 5 स्टार से बिलो
का हमारा कमिटमेंट रहता है कि इससे नीचे प्लेसमेंट नहीं देंगे। तो वो इसी ये एक सेगमेंट चला हुआ है, और इस सेगमेंट के अंदर हमें हमारे पास आउट स्टूडेंट से बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। क्योंकि जो 5-7 साल पहले पास आउट हुआ है वो किसी अच्छी प्रॉपर्टी में बैठा है, तो जब बच्चे वहाँ जाते हैं तो वो उनकी केयर टेक एक होता है ना, जिस स्कूल से आप पढ़े हो वहीं का बच्चा मिल जाए, चाहे आप जानते नहीं, एक कनेक्शन बनता है। तो वो हमारे नए बडीज़ को बहुत अच्छा कनेक्शन मिलता है, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई सुपीरियर एनएफसीआई से ज़रूर होता है, तो एक साथ मिलता है। तो ये चीज़ें हैं जी। बाकी अगर आप बोलें कि स्ट्रगल, तो मैं इसे स्ट्रगल नहीं मानता। कि जब आपको एक सक्सेस मिलती है, रिस्पांस मिलता है, तो मैं तो उसको सुहाना सफ़र मानता हूँ। बाकी चैलेंजेस तो देखो लाइफ में सभी जगह होते हैं। चैलेंजेस तो है, चैलेंजेस नहीं है तो फिर मंजिल कैसे पाओगे? याद क्या रखोगे अगर ऐसे आपको मिल जाएगा? तो फिर यादों में अगर क्या मैं एक रहेगा? आने चैलेंज वाली की पीढ़ी बात को हम क्या बताऊं तो बताएंगे? मैंने ना हिमाचल में पहली ब्रांच खोली थी बड़सर में। जी। तो वहाँ पे एक टेंट था हिमाचल में, वो बोलते थे कि पंजाब से लोग आए हैं, ये पता नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अदर स्टेट्स का नाम खराब किया है। तो एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ पे 20-30 लोग, एक हमने सेमिनार रखा था, तो 20-30 लोग लोकल वाले आए, और उन्होंने इस हिसाब से सवाल जवाब किए कि भाई हमारे बच्चों का भविष्य आपके पास सेव है कि नहीं है। मुझे याद है कि हमारा वो 1 आवर का सेशन प्लान था और 5 आवर्स में कन्वर्ट हो गया। मतलब इस तरीके के सवाल जवाब थे, मैंने उस 5 आवर्स में 3 से 4 लीटर पानी पिया होगा, क्योंकि बोलते जा रहे हैं, सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो उस टाइम पे एक किसी सज्जन ने एक अच्छा पंच दिया था हमें। उन्होंने बोला कि भाई ये बड़ी छोटी जगह में आपने खोल लिया, किसी के भी कहने पे तहसील में खोल लिया है, यहाँ इतना व्यापार निकलेगा नहीं, तो ये तो 2 साल में आपने बंद ही करना है। तो मैंने उसको एक कमिटमेंट दिया था, उस परमात्मा को याद करते हुए, कि यहाँ 2 एडमिशन भी होंगी ना तभी भी ये सेटर नहीं नीचे जाएगा, क्योंकि ये हमने खोला ही उन बच्चों के लिए है जो बड़े शहरों में जाके नहीं पढ़ सकते। तो हमारा एम कुछ और है, मैं यहाँ पैसा कमाने ही नहीं आया। और हमें पता है कि हम जब दिल से करेंगे तो सिटी नहीं मैटर करता, मैटर करता है आप डिलीवर क्या कर रहे हो। तो देखिए कि परमात्मा ने इतनी रहमत लगाई कि आज उसी स्टेट में मेरे ख्याल से हिमाचल का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा जहाँ हमारा सेंटर नहीं है। चंबा में है, कांगड़ा में है, मंडी में है, हमीरपुर में, इवन जहाँ पे मैंने आपको बताया बड़सर 30 किलोमीटर पे एक और सेंटर खोला है, डिमांड इतनी है। तो ये उन बच्चों का प्यार है, उस परमात्मा का आशीर्वाद है कि वो हमें वो सर्व करने में हेल्प आउट कर रहा है जो हम करना चाह रहे हैं। क्योंकि बच्चों में हम हमेशा अपना भाई, अपना बेटा देखते हैं कि अगर मेरा भाई और बेटा कहीं पढ़ने गया, अगर उसका सक्सेस रेट नहीं आ रहा, उसको सही कमिटमेंट जो किए हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर वो डिलीवर ना करे, तो मैं बीना एल्डर, बीना गार्जियन, मैंने उनके साथ क्या बिहेव करना है। बिल्कुल। तो उस डर से कह लो, उस प्यार से कह लो, मीनिंग आप जो भी कह लो, रात को बड़े सुकून से सोना है तो आपको राइट सर्विसेज तो देनी ही है। बाकी सर्विस इंडस्ट्री है, देखो थोड़ी बहुत कमी पेशी हमसे भी होती होंगी, तो हम फीडबैक्स को बहुत वैल्यू करते हैं। अगर कोई बच्चा हमारा कोई फीडबैक देता है, कोई पेरेंट्स फीडबैक देता है, कहीं भी कोई नाराज़गी का है, तो हम उसको फर्स्ट लेवल पे कैच करते हैं, क्यों हुआ, किससे हुआ। तो वो चीज़ें आप उसको चैलेंज कह सकते हो, बट मैं उसे एक तरीके से बूस्ट समझता हूँ कि अगर वो हमारे पास ना आए तो हम इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम अपनी डिलीवरीज को चेंज नहीं करेंगे। एंड सेकंड मोर थिंग कि हम इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अपना करिकुलम अपग्रेड करते हैं। यही नहीं है कि 20 साल पुराना करिकुलम ही पढ़ाई जा रहे हैं। अगर इंडस्ट्री में चेंज आया तो मेरे बुक में भी चेंज आएगा, और हम अपनी जो बुक्स है हर 2 साल पे अपग्रेड करते ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं सर जो हमें हेल्प कर रही हैं। बिल्कुल, नॉर्थ से शुरू हुआ एक सफ़र साउथ तक जा पहुंचा है। तो मैम ज़रा ये बताइए कि एक बड़ा सवाल होता है प्लेसमेंट को लेकर, किसी भी आप एजुकेशन हब में चले जाइए, इंजीनियरिंग हो या फिर तमाम ऐसे क्षेत्र जो, वहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भाई डिग्री हो गई, प्रैक्टिकल हो गया, चलो आप प्रैक्टिकल करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है, और ये होना भी चाहिए हर जगह। प्लेसमेंटेज कितने लोग हमारे यहाँ गारंटी है, बहुत सारे लोग दावे करते हैं हम 100%, 90% होने ही होना है, लेकिन बाद में सच्चाई कुछ और होती है। तो प्लेसमेंट का क्या सिस्टम है आपके? हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है जो कि हम लोगों का हेड ऑफिस में भी है, जिसके अंदर में हमारे 200 से 250 के टाई अप हैं फ्रॉम रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल एंड देन इंटरनेशनल इंटर्नशिप के लिए। और वहाँ पर हम बच्चों को भेजते रहते हैं ट्रेनिंग के ऊपर में। बच्चे को मैंडेटरी है कि 1 साल का कोर्स करके 6 महीने का होटल में ट्रेनिंग करना है, और उसके अंदर में वो जो 6 महीने हैं उससे पहले हम उनको जो तैयारी है ना
उसके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर रखे हुए हैं हर एक ब्रांच के अंदर में। वो उनको ट्रेन करते हैं डेली बेसिस पे, उनका इंटरव्यू स्किल के बारे में उनको ट्रेन करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जगहों के एचआर के साथ में उनके इंटरव्यू कराते हैं, कौन सा होटल क्या काम करता है, उनके एचआर कौन है, इस प्रॉपर्टी के बारे में पूरी नॉलेज उनको दी जाती है। फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में विज़िट कराई जाती है उन लोगों को। मतलब हमारा जो 1 साल का टेन्योर रहता है बच्चों का, तो हर साल मतलब हर महीने उनको इंडस्ट्री विज़िट पे जाना होता है। दैट इज़ मैंडेटरी कि वहाँ पर हम बच्चों को लेके जाते हैं। होटल रन कैसे होता है, कौन सा डिपार्टमेंट कैसे एक दूसरे से कोरिलेट होता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर में दिखाते हैं। और हम 100% प्लेसमेंट गारंटी नहीं बोलते, हम असिस्टेंस बोलते हैं उसको, कि बच्चों को हमने सबको असिस्टेंस दिया कि आपको ये काम किस तरीके से करना चाहिए। अगर बुचरी में जा रहे हैं तो कटिंग कैसे होगा, अगर कोल्ड किचन में जा रहे हैं तो क्या होगा, अगर आप मेंटेनेंस किचन में जा रहे हैं तो क्या होगा, तंदूरी किचन में जा रहे हैं तो कैसी किचन होगी, चाइनीज़ में कैसी होगी, कॉन्टिनेंटल में कैसी होगी, मैक्सिकन में कैसी होगी, सारे के सारे। मतलब आपको अगर स्मूदीज़ बनाना है, ड्रिंक्स बनाना है, मॉकटेल्स बनाना है, कॉकटेल्स बनाना है, वो सब के अंदर में प्रैक्टिकली उनको हर महीने दिखाते हैं। मतलब इनफैक्ट जो आप देखेंगे ना कि टाल्स होते हैं हाउसकीपिंग के अंदर में, उनकी ओरिगेमी कैसे होती है, फ्लावर अरेंजमेंट कैसे होता है, देन कर्टन्स की सफाई कैसे होती है, कारपेट की सफाई कैसे होती है, ये सब चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली कराते हैं। तो उन लोगों को ना प्लेसमेंट में कहीं दिक्कत नहीं आती है, तो वो प्लेसमेंट उनको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। प्लस इसमें एक ऐड ऑन है कि भाई जो ओवरसीज में होता है ना, बच्चे स्टडी के साथ उनको 20 आवर्स काम करने के लिए दिए जाते हैं। हमने उस कॉन्सेप्ट को भी अपने सिस्टम में ऐड किया है कि हम बच्चों को पुश करते हैं कि जब आपके 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए तो आप पार्ट टाइम करो, और वो पार्ट टाइम हमने ही लगा के देना है, जिसमें वो कोर्स के साथ साथ 5-4 हज़ार रुपये आराम से अर्न कर लेते हैं। मतलब वो सेकंड इवनिंग शिफ्ट लगा के। तो उससे क्या होता है कि जो एक स्टूडेंट का एक गैप रहता है ना कि स्टडी के बाद उसको जॉब में क्या मिलना है, जॉब में क्या चैलेंजेस आने हैं, वो उसको साइड बाई साइड पता लगना शुरू हो जाता है, और उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। और अगर उसका इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो रहा, कोई चैलेंजेस लग रहे हैं, तो वो अभी हमारे सेंटर में ही है। उसके वो जो कहते हैं ना, मैं देसी भाषा में बताता हूँ कि जाले लगे हैं, उसके पीछे क्या है, अब वो बच्चे को पता नहीं है। तो वो फैकल्टी उस टाइम पे उसको हेल्प करता है, गाइड करता है कि नहीं बेटा, अगर अभी वहाँ पे ऐसे कह दिया गया, आज फॉर एग्जांपल वो गया 11 बजे छुट्टी होनी थी, अब वहाँ पार्टी चल रही थी, अब उसको तो 12 बजे छुट्टी मिली, अब वो स्टूडेंट है, अब वो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो आया कहते सर ये तो बड़ा वैसा है 12 बजे। तो उसको बोला कि बेटा अभी तो तू ट्रेनी है ना, अभी तो पार्ट टाइमर है वहाँ पे, तो तेरे को थोड़ा सा तो इंजेक्शन वो ज़्यादा लगाएंगे, तो उसको वेयर कर, रगड़ा खाएगा तो आगे बढ़ेगा। तो वो सामना कर। कल इसी चीज़ का अगर तू कहीं पे भी होगा, देखो एक्स्ट्रा मिल रहा है, अगर तू ओवरसीज चला गया, वहाँ पे इस 1 घंटे का तुम्हें एडिशनल $30 मिल रहे हैं, तब कैसा लगेगा? कह रहा सर बहुत बढ़िया लगेगा। मैं कहा अभी तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है कि यार 5-6 हज़ार में उसने 2 घंटे फालतू काम करा लिया। तो उस कंसेप्ट को हम कोर्स के बीच में ब्रेक कर देते हैं। दूसरा, बच्चे से कोई फेक कमिटमेंट नहीं करते। जो लोगों, आपने बिल्कुल सही बोला, वो ज़्यादातर क्या होता है कि एडमिशन्स लेने के लिए फेक कमिटमेंट्स करते हैं, वो उसको बड़े बड़े पैकेज बताते हैं, और कोर्स के बीच में कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं होता कि वो सच को समझ पाए। तो वो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस अगर बच्चे को प्लेस भी करना चाहेंगी ना, तो वो झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो कहता है जी आपने तो बोला था 50 हज़ार मिलेंगे, यहाँ तो 20 हज़ार नहीं मिल रहे। हम वो नहीं रख रहे, हम उसको इंडस्ट्री की सच्चाई बता रहे हैं कि बिगिनिंग आपकी यहाँ से होगी, उसके बाद नो लिमिट है आपकी। स्टार्टअप ऐसे ही होता है। तो वो चैलेंजेस मतलब मैं कह सकता हूँ 90 to 95% रिड्यूस हो जाते हैं। तो हमारी प्लेसमेंट सेल, जैसे मैम ने बोला कि हर ब्रांच में अलग से एक प्लेसमेंट के लिए टीम बैठी है, हेड ऑफिस में टीम बैठी है जो डेली बेसिस पे टाई अप्स एंड स्टूडेंट केयर कर रही है। तो उनको चैलेंजेस आते ज़रूर हैं, पर ऐसे नहीं आते कि कोई शॉकिंग वाला सेगमेंट आ गया। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हमारे प्लेसमेंट सेल ने कुछ हिमाचल के 5-6 बच्चे भेजे, जबकि वो जो होटल था 5 स्टार प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसमें एक कमी थी। कमी क्या थी कि वो टोटल वेजिटेरियन था, एमपी में था। तो बच्चे गए, जब बच्चे गए तो आप देखिए कि भैया वो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, प्रॉपर्टी भी अच्छी है, बट बाई चांस वहाँ पे एक सेगमेंट है कि प्योर वेजिटेरियन। तो बच्चे ने बाउंस बैक किया कि भाई प्योर वेजिटेरियन है तो हम तो नहीं करेंगे, हमें तो वेज नॉन वेज भी यहाँ पे फिर हाथ खराब हो जाएगा।
तो वो फर्स्ट बैच ही भेजा था वहाँ पे हमारे प्लेसमेंट सेल ने। तो वहाँ से कॉल आती है एक पेरेंट्स की, और वो बोलते हैं हमें नहीं पता बच्चा वहाँ पे 4 दिन से कोई चैलेंज फेस कर रहा है, ये आप उसको बाय एयर लिफ्ट करो। मुझे नहीं पता, बच्चा परेशान, क्योंकि डिस्टेंस था, तो बाय ट्रेन आता तो उसको ज़्यादा टाइम लगता। तो जैसे हमारे तक, क्योंकि हमारा जो मैकेनिज्म है वो हमने इस टाइप से डिज़ाइन किया है कि नीचे कुछ भी हो रहा है मैनेजमेंट तक वो जाना ही जाना है। बिल्कुल। तो उस चीज़ पे हमने जब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया तो हमने अपने प्लेसमेंट सेल को बोला काटा मार दो, आपके लिए होटल इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए आपका स्टूडेंट इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आज के बाद इस प्रॉपर्टी के साथ हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, बट अगर बच्चा एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा ना तो हम किसी और अंदर प्लेस भेजेंगे। तो ऐसे चैलेंजेस जरूर आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा चैलेंजेस नहीं आते, बट 20%, क्योंकि जॉब के जो सेगमेंट बच्चे को बाद में किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, जैसे अब आप कह रहे हैं आप करके आए तो प्रैक्टिकल कुछ और था, पढ़ के कुछ और आए हैं, ये हर प्रोफेशन में है। और मैं तो बल्कि कहूँगा कि बीइंग एजुकेशनिस्ट, हर उस एजुकेशनिस्ट से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिसके पास ये पावर्स हैं या वो सेगमेंट्स हैं, वो कुछ ऐसे करिकुलम्स या कुछ ऐसे सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम लाए कि ये चैलेंज ना आए, जो पढ़ के गया वही उसको ज़मीन पे भी मिले। तो वो कहे ये ना सोचे कि भाई मैंने पढ़ा क्यों है, तो वो उसको हम अपने कोर्स में कवर करते ये हैं। बहुत बड़ी चीज़ है संजीव जी, क्योंकि मैंने खुद सुना है कि भाई कोई भी कोर्स आप करिए, डिग्री बहुत मायने रखती है, बट जॉब के लिए भी डिग्री है, लेकिन वहाँ पर क्राइटेरिया देखा जाता है कि आपको आता कितना है। देसी भाषा में कहते हैं भैया आपको आता कितना है। तो जैसे आपने बताया कि 10th पास हो बच्चा, 12th पास हो, वो भी हमारे यहाँ आके सीख सकता है, कर सकता है, अपना भविष्य उज्जवल कर सकता है इस क्षेत्र में। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो करना चाहते हैं, बट उनको नहीं पता है। हमें भी खुद नहीं पता था कि भाई 10th के बाद भी NFCI कोई ब्रांच है, वहाँ पर जाके होटल मैनेजमेंट से जुड़ी सारी जानकारी या फिर चीज़ें सीख सकते हैं। हमें तो यही पता था कि भैया 12th करना है और होटल नहीं, मैनेजमेंट ये BHM तो करना ये है। तो जी मैं thanks आपको है बताऊंगा मिनिस्ट्री कि ऑफ, अभी मिनिस्ट्री के अगर आप गाइडलाइन पढ़ोगे ना, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड से कोर्सेज हैं। हम्म अगर कई लोग होते हैं कि 5वीं के बाद नहीं पढ़ाई करी, हम्म उनके लिए तक कोर्सेज हैं। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर, जिसके अंदर में वोकेशनल स्किल को इंट्रोड्यूस करा गया है। उसके अंदर में दिस 5th क्लास 6th क्लास जो NEP पॉलिसी में भी लेकर आए हैं कि 6th क्लास से आप बच्चों को डाल दीजिए इस प्रोग्राम के अंदर में। कोई भी बच्चा, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चे स्किल के अंदर, वोकेशनल स्किल्स के अंदर में जाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट उसके अंदर में किया है, लाइफ स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, आपका ह्यूमन बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आप दूसरों की कदर कर सकें, वो आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। तो वो हम लोग भी सिखा रहे हैं इसके अंदर में, लाइफ स्किल के अंदर में। एक सवाल आपसे है मैम कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि हिंदुस्तान जो है वो गाँव में बसता है, तो ग्रामीण इलाकों में खासकर उन माँ बहनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे 10th पास हैं, या हो सकता है 10th में गए ही नहीं, बच्चा है फेल हो गया, या उनके पास पैसे ही नहीं, वो 5th तक ही पढ़ा है, या कोई तो ऐसा है कि स्कूल ही कॉलेज नहीं गया है, तो वो अगर ऐसा कुछ करना चाहें, उनकी माँ बहनें जो भी हैं वो चाहती हैं कि हमारा बच्चा इसी क्षेत्र में चला जाए, वो कैसे आपसे संपर्क करें और कैसे? हम लोग संपर्क हम लोग ही कर लेते हैं। किस माध्यम से? कि हम लोग वर्कशॉप्स कराते हैं जी। बहुत सारे NGOs के साथ में, टीच फॉर इंडिया है, उनके साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर जाकर, गांव में जाकर सरपंच से मिलकर वहाँ पे सेमिनार करते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ साल पहले करीबन 80 लेडीज़ को हम लोगों ने अचार, मुरब्बा, इन सब चीज़ों के ऊपर में ट्रेनिंग दिया। आज वो एक अपरा गांव है, जी। अपरा गांव के अंदर में वो सारे के सारे मिलकर, जितनी भी वो लेडीज़ हैं, उन लोगों ने अपना एक खोला हुआ है सेगमेंट, जिसके अंदर में वो सारे अचार मुरब्बा सारा नेशनल भी और इंटरनेशनल भी उसको सप्लाई बना करते के हैं। सप्लाई तो करते बहुत बड़ी बात है। करियाना हाँ, शॉप्स जो पे कि मतलब, और उनको गुरुद्वारे वालों ने ODOP जो प्रधानमंत्री ने शुरू हाँ, की थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन हाँ, प्रोजेक्ट, गुरुद्वारे, उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल, गुरुद्वारे के अंदर में ही सारे लोग इकट्ठे होते हैं। वो सारे के सारे, कुछ लोग हैं पापड़ बनाते हैं, कुछ लोग हैं वड़ियाँ बना रहे हैं, कुछ हैं पिन्नियाँ बना रहे हैं, कुछ अचार बना रहे हैं, और इस सारा का सारा फिर एक दूसरे को, मतलब वहाँ की जो नॉर्मल ग्रोसरी शॉप्स हैं उसमें भी रखा हुआ है एंड फॉरेन के अंदर में भी जा रहा है। तो मतलब जितनी भी लेडीज़ हैं, चाहे वो लड़के भी हैं इनफैक्ट ग्रामीण उसके अंदर में, रूरल एरियाज़ के अंदर में, तो सारे के सारों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, जब हम लोग वहाँ पर जाते हैं, उसको अंडरस्टैंड करिए और आप अपने स्किल को पहचानिए, शर्म मत कीजिए। बहुत सारे लोगों को है कि घर में बैठे हुए हैं ना, अब कई लड़कियों को बोल देते हैं कि नहीं, अब आप 6th 7th में हो गए हैं, अब आप बड़े हो गए हैं, बाहर नहीं निकलोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, वो गलत है। मतलब दे शुड स्टडी,
पढ़ने के लिए आएं और हमारे से भी करियर काउंसलिंग लें कि हम घर में बैठ के कैसे कर सकते हैं। अब वर्क फ्रॉम होम अगर हमारा बड़ी मल्टीनेशनल कर सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हम लोग भी अचार पापड़ ये सब करके हम लोग बाहर दे सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे सेगमेंट देखेंगे, जैसे एक कंपनी है बॉडी शॉप है या फॉरेस्ट एसेंशियल है, ये सारे के सारे बहुत सारी जगहों से, मतलब जो जिसे कहते हैं ना सिक यूनिट्स होती हैं, वहाँ से ये साबुन बनवाकर और अगरबत्ती बनवाकर ये सब बनवाकर आगे सेल करते हैं। तो जितने भी हम लोग इतने महंगे महंगे शैम्पूज़ यूज़ कर रहे हैं उनको ना यूज़ करके इनके शैम्पूज़ को यूज़ करें या इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करें। इत्र जो हम लोग बनाते हैं लखनऊ के अंदर में बहुत अच्छा बनता इत्र है। नगरी कन्नौज, क्योंकि हाँ, मैं खुद हरदोई से आता हूँ लखनऊ से बिल्कुल। पहले। तो वो इत्र के अंदर में देखिएगा तो कैसे बनता है, सब फ्लावर से ही बनता है। उन फ्लावर्स को हम लोग बिना कुछ पकाए बिना कुछ करे बनाते हैं, बड़ी बड़ी देगची में बनाते हैं। कैसे बनाया जाता है वो सीखें और आगे लोगों को मैसेज कन्वे करें। मतलब जो आपके अंदर में आपके गांव में जो हुनर है ना उसको बाहर लोगों तक पहुंचाएं। बाकी हमारे पास मोर देन 70% जो स्टूडेंट है ना वो गांव से ही है। बिल्कुल। तो अब जैसे कि आपने कहा हमारे से कैसे संपर्क करें, अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हम इस टाइम पे 7-8 लोकेशन पे प्रेजेंट हैं। तो वो हमारे सेंटर से संपर्क कर सकते हैं, उस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी वजह से वो आना उनको लगता हो कि कोई डिस्टेंस लग रहा है तो वीडियो कॉल पे पहले बात करें। अगर उनकी सेटिस्फेक्शन आती है तो फिर सेंटर विजिट कर लें। तो उसमें हम अपने एंड पे जो मैक्सिमम हेल्प उनको रिक्वायर्ड है तो हम ज़रूर देंगे। हमारा मुहिम है इसके अंदर। कई लोग जैसे आपने बोला कि अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए, बट यस उसमें हम अपने एंड पे ऑर्गेनाइजेशन एंड पे हमने एक एक्टिविटी रखी हुई है जिसमें हमने एनुअली 5 CR का बजट रखा होता है, जिसमें हम उन फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं जिन जो मतलब बिल्कुल भी उनके पास पैसा नहीं है, या उसके अंदर हम कोई SC OBC किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। हमें सच्चाई चाहिए, कोई रिलीजन नहीं चाहिए, हमें जेन्युइन कैंडिडेट चाहिए कि वाकई इसके फादर सिर्फ अपना दाल रोटी खा पा रहे हैं, 10-15 हज़ार कमा रहे हैं, पैसा है ही नहीं, और बच्चा ओरिजिनली इसमें आना चाहता है। ये बहुत बड़ा मेरा पॉइंट है। यही नहीं है कि बस ज़बरदस्ती इसमें है तो उसका बेनिफिट नहीं होगा। हम तो हर एक को बोल रहे हैं कि कोई अगर फीस दे के भी आ रहा है तो वो इसमें इंटरेस्ट रख के आए, एक विज़न लेके आए, छोटा सा विज़न लेके आए, हम उसको बड़ा कर देंगे। बट वो छोटा सा विजन खुद का जरूर लेके आए कि मेरे को शेफ बनना है या मुझे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है। तो खासकर जो बच्चा मैं बोलूँ कि भाई पैसे नहीं है बट वो शेफ बनना चाह रहा है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाह रहा है, तो उसमें हमारी एक टीम है जो उसकी वेरिफिकेशन अपने एंड पे करती है, उसके घर की विजिट होती है, वीडियोज़ वगैरह बनती हैं, चेक किया जाता है, और अगर उसमें पाया जाता है कि वाकई ये फैमिली फाइनेंशली वीक है तो हम उनको 100% स्कॉलरशिप के अंडर वो प्रोडक्ट अलग से उनके लिए स्पेशल कोर्सेज हैं। और इसके लिए पूरे हिमाचल के अंदर हमारी एक टीम बाकायदा डेली डोर टू डोर सर्वे करती है, जिसमें एक फॉर्म है NSDC सर्वे फॉर्म, उसमें ये मार्किंग की जाती है कि कहाँ बच्चा है, क्या कर रहा है, क्या इंटरेस्ट है। तो उसमें हम एवरी मंथ लकी ड्रॉ निकालते हैं, उसके अंदर बच्चों को कोई स्पेशल कोर्सेज देते हैं। तो ये हम गांव-गांव ऑलरेडी हिमाचल के अंदर तो बड़े शिद्दत से कर रहे हैं। एक मोबिलिटी टीम रखी हुई है वो जो डोर टू डोर इसमें चेक कर रही है, और बहुत सारे फैमिलीज इसमें जुड़ भी रही हैं। तो ये एक प्रयास है हमारी तरफ से। बाकी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे इस इंटरव्यू को सुन रहा है वो हमसे कनेक्ट कर सकता है। एनएफ से सिर्फ गूगल कर लें, आपको ब्रांचेज वहाँ दिखना शुरू हो जाएंगी। आप देखें आप कौन सी नियरेस्ट आपको सेंटर लगता है, आप वहाँ संपर्क कर लें। एक आखिरी सवाल आप दोनों से, स्टार्टअप को लेकर बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं ज़्यादातर स्टार्टअप को ही बढ़ावा देना चाह रहे हैं, चाहे बच्चे किसी भी कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, किसी भी संस्थान से पास आउट हो रहे हैं, तो उनका भी फोकस ज़्यादातर स्टार्टअप पर ही हो रहा है। आपको लग रहा है कि बच्चों को पास आउट होते ही अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहिए, या फिर कुछ समय तक एक जॉब करनी चाहिए उसके बाद अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहिए? देखिए जी, स्टार्टअप के लिए हर एक का सपना होता है कि मैं अपना खुद का काम करूं, और मैं मानता हूं ये होना चाहिए। लेकिन अगर कहा जाए कि बस कोर्स ख़त्म करो और आप स्टार्टअप स्टार्ट कर लो, तो उसमें 20% चांसेस हैं कि आप वो उस कोर्स स्टार्ट करते ही कंप्लीट करते ही स्टार्टअप स्टार्ट करें, आपका सक्सेस रेट भी आ जाए। बट
कहा जाता है कि 80% चांसेस ऐसे होते हैं कि फेलियर के भी हो सकते हैं। जी। तो उसमें आपके पास एक वास्ट नॉलेज होनी चाहिए और उसके लिए अगर आप फ्रेशर हैं, आप 22-23 साल के हैं, तो एटलीस्ट साल 2 साल ऐसी जगह पे जॉब करें, क्योंकि फूड लाइन में भी ना अलग अलग कैटेगरी है बिल्कुल। कि आप एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाना चाह रहे हैं, आप एक बार रन करना चाह रहे हैं, आप होटल रन करना चाह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं उसमें से चूज करें और ऐसी जगह पे काम करें साल 2 साल ऐसी जगह पे जहां आपको पूरा निचोड़ दिया जाए। मैं बोलता होता हूँ कि नींबू की तरह निचोड़ो, सिकविंजी बना लो, छिलके का अचार डाल दो, बीज को जमीन में फेंक दो, पौधा निकल आएगा, जीरो वेस्टेज। तो ऐसी जगह पे शिद्दत से काम करें एंड उसके बाद स्टार्टअप पे जाना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि जो पैसा लगाया, चाहे वो लाख रुपए लगाया या 1 करोड़ लगाया, वो पहली जो सक्सेस आने की जो एक सपना होता है ना, तो उसके लिए तजर्बा बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे एनएफसीआई को लेकर, होटल मैनेजमेंट को लेकर? देखिए, इसके अंदर में ना हर पर्सन को, जितने भी लोग हैं, सबको 1 साल हॉस्पिटैलिटी में ज़रूर देना चाहिए। जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अपने हर मतलब जितने भी नेशनैलिटी उनके पास में है या जितने भी लोग हैं, वो बोलते हैं ना कि 1 साल आप आर्मी को दीजिए। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसा करती हैं। तो हम कहेंगे कि आप 1 साल ज़रूर हॉस्पिटैलिटी को दो, सीखो। आप इसके अंदर में बहुत कुछ चीज़ों से जुड़ जाएँगे। फ्रॉम मतलब डाउन टू अर्थ हो जाएंगे। सबसे पहले आपको मालूम चल जाएगा फार्मिंग कैसे होती है, फार्मिंग से प्लेट में कैसे आता है, ये सब नॉलेज आपको गेन हो जाएगी। आप कभी भी खाने का वेस्टेज नहीं करेंगे, फेंकेंगे नहीं। अभी हमें सबको सिखाना पड़ता है कि नहीं ये डस्टबिन के अंदर ही डालिए, अदरवाइज़ क्या है, नहीं तो लोग क्या करते हैं सड़कों पर फेंक देंगे, कभी पॉलीथीन फेंक देंगे, कभी कुछ फेंक देंगे। हम हर साल डे मनाते हैं, कभी एनवायरनमेंट डे, कभी कुछ। उसी दिन हम सिर्फ कहते हैं कि थैला उठाओ और सब्जी इसमें लेकर आओ। व्हाई नॉट एवरी डे शुड बी एन एनवायरनमेंट डे? व्हाई नॉट एवरी डे शुड बी अ रिस्पेक्टफुल डे? तो वो हॉस्पिटैलिटी में जब आता है ना पर्सन, वो ये सब चीज़ें सीख जाता है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए अपने पूरे नेशन के लिए, अपने पूरे यूनिवर्स के लिए और वर्ल्ड के लिए। तो जब हम ये सीख जाएंगे ना, तो हम कभी भी कोई भी काम खराब नहीं करेंगे। और एक मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी बच्चे 10th या +2 में किसी भी वजह से कम मार्क्स आए हैं या उनको लग रहा है कि अब या किसी को ये नहीं समझ में आ रहा अब आगे क्या करना है, ठीक है ना, दोनों ही सूरतों में वो हमारे सेंटर्स पे कनेक्ट कर सकता है, जिसमें काउंसलिंग में अगर पाया गया कि अगर तो वो हॉस्पिटैलिटी के लिए सूटेबल है, तो मैं हॉस्पिटैलिटी को मार्क करूँगा कि भाई इसमें जो भी एक्सपोजर है। और कई बार क्या होता है कि बच्चा कुछ और ही करना चाहे, वो फैशन इंडस्ट्री में जाना चाह रहा है, मम्मी पापा को नहीं समझा पा रहा, तो हम ऐसे बच्चों ये की बड़ी हेल्प करते चुनौती है। हैं। हाँ, ये बड़ी चुनौती है। तो उसमें क्या होता है कि हम बच्चे की बात सुनते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो कई बार पेरेंट्स को उसकी अंडरस्टैंडिंग मार्क करवाते हैं और उसमें पेरेंट्स भी एग्री कर जाते हैं, जबकि मैं फैशन का कोई कोर्स नहीं करा रहा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव साथ में रहता है काउंसलिंग के टाइम पे, बच्चा वो करे जो वो चाहता है। बिल्कुल। एंड कई बार क्या है कि पेरेंट्स हॉस्पिटैलिटी वाले हैं, अब वो बच्चे को हॉस्पिटैलिटी कराना चाहते हैं, बच्चे को अपना भी नहीं पता कि उसको करना क्या है, लेकिन उसको लग रहा है हॉस्पिटैलिटी में कुछ नहीं है, तो हम उसमें पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। जो पेरेंट्स की बात वो नहीं समझ रहा और पेरेंट्स ने कोई ना कोई होटल खोला हुआ है, रेस्टोरेंट खोला हुआ है, या उसने जॉब ही की हुई है और वो उसी में उसको सेटल करना चाह रहा है, तो बच्चों को काउंसलिंग करके इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, सिर्फ एक रेस्टोरेंट में काम करना ऑप्शन नहीं है। आप गवर्नमेंट जॉब चाह रहे, गवर्नमेंट जॉब है, टूरिज्म में जाना है, टूरिज्म में जॉब लगेगी, आपको क्रूज पे जाना है, आप क्रूज पे जा सकते हो, आपको ओवरसीज में जाके काम करना है, तो इससे बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी वाली जॉब मिलने वाली है। तो वो बच्चे को जब वो आईना दिखाया जाता है, क्योंकि 10वीं 12वीं का बच्चे को उतनी समझ नहीं है जो उसके पेरेंट्स को है, ऐसा पेरेंट्स सोचते हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम, तो बहुत सारे पेरेंट्स हैप्पी हो जाते हैं। कई बार पेरेंट्स कह रहे हैं हम तो लाए थे कि इसको होटल मैनेजमेंट कराना है, आपने इसको फैशन, तो मैं क्या इसको ज़बरदस्ती अगर हमारे पास भेज भी दोगे ना, तो इसका सक्सेस रेट नहीं आएगा। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम जेन्युइन काउंसलिंग करें, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको कोर्स चूज कराएं। तो उन सारे बच्चों के लिए मैं अपील करना चाहूँगा कि भाई वो हमारे सेंटर्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपकी काउंसलिंग की कोई चार्जेस नहीं है। बिल्कुल। पर हमारा प्रयास है कि हम आपको आपकी करियर पाथ में हेल्प कर पाएं, बट उसके लिए आप लोगों को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो एनएफसीआई के डायरेक्टर थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ग्रामीण अंचल से जो छात्र आते हैं जिनके पास ना तो डिग्री है
और ना तो ये पता है कि भैया हमें करना क्या है। बहुत से ऐसे हैं जो 10th में फेल हैं, 12th में फेल हैं, लेकिन कहते हैं अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, बस मज़दूरी करनी और आगे बढ़ना है। लेकिन उनके लिए अभी ज़िंदगी बची हुई है, उनके लिए भविष्य बचे हुए हैं, वो एनएफसीआई से संपर्क कर सकते हैं और अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।